हर मोल अपने आप में कुछ कहता है। आपके समय अनुसार कोई तिल आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के लिए आएगा, वो तिल चला जाएगा। हार्डवर्क की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आपका माइंड आपको कमा के दे देगा, वो आपके तिल का काम है। अगर आपकी डेस्टिनी में मौज लिखी है तो तिल आपके मौज की जगह पे ही आएगा। अगर वहां पे तिल आ जाए तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाएंगे। तभी किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के पास जा पाओगे जब आपके नक्षत्र बदलने शुरू होंगे, उससे पहले आप जा ही नहीं पाओगे। आपने अगर कोई काम एक गलत नक्षत्र में कर लिया, सफल नहीं होगा। तिल से बर्बादी भी होती है, हर तिल अच्छा नहीं होता। जब तिल आता है तो अपने साथ पूरी डेस्टिनी बदल के लाता है। मुंजा जी, एक हमने आपके बारे में सुना है कि आपने एक नई स्टडी की है जो अभी लेटेस्ट है लोगों के लिए, है तो सबके साथ लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जाती, जिसको हम कहते हैं जो बॉडी पे हमारे मोल्स होते हैं, जिसको हम तिल कहते हैं, उन्मोलॉजी। वो आपने एक नया सब्जेक्ट चूज़ किया है सर, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमें आपकी तरफ इंटरेक्ट कर रहा है। मोलोलॉजी एक पूरी साइंस है। हर मोल अपने आप में कुछ कहता है। मोल किसी को कभी भी कहीं भी हो सकता है। राइट। मोल जब आएगा तो वो उसके इफेक्ट लेके आएगा। जैसे ही उसने वो इफेक्ट दिए, वो मोल अपने आप चला भी जाएगा। बट ये तो कहते हैं ये अपने बाय बर्थ होते हैं, ख़त्म होते नहीं। जैसे कहते हैं लड़कियों के अगर यहाँ पे तिल है तो वो एक सोने पे सुहागा होता है, और मैंने नहीं देखा किसी के तिल अगर है वो ख़त्म हो जाता है। जो तिल अच्छे के लिए होगा या आपके समय अनुसार कोई तिल आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट देने के लिए आएगा, वो तिल चला जाएगा। या तो चला जाएगा, या उस तिल का काम अगर पूरा हो गया तो वो फेड हो जाएगा। ओके। मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पे तिल है। एक नहीं शायद 3 है यहाँ पे। हाँ, अब तीनों का अलग अलग काम है। ओके। एक थोड़ा डार्क है, 2 थोड़े से लाइट है। 2 लाइट है। हाँ। जो डार्क है ये आपको माइंडेड बना रहा है, पर्टिकुलर उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तो ये आपको माइंडेड बना रहा है मल्टीपल बिजनेस के अंदर। आप फाइनेंस का भी काम करते हैं, आप इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, आप पॉडकास्ट भी करते हैं, आप कुछ कंसल्टेंसी में भी होंगे। तो ये आपके माइंड को मल्टीपल काम करने की पावर देगा। राइट। जो उसके नीचे छोटे वाला है वो मल्टीपल काम के साथ साथ आपके माइंड को 24/7 एक्टिव रखेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सपोर्ट में है उसके। जो तीसरा तिल, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो आपका मनी मैग्नेट है। आप कहीं पे भी दिमाग से कमा पाएंगे। हार्डवर्क की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड आपको कमा के दे देगा, वो आपके तिल का काम है। मेरे यहाँ पे तिल है, नाक के ऊपर। ये ट्रैवलिंग है। तिल से बर्बादी भी होती है, हर तिल अच्छा नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मतलब इसको जोक पॉइंट में लेना चाहूँगा। जैसे वो कहते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं अपने हाथ पे ये वाला नंबर लिख लो, हरे पेन से लिख लो, नीले पेन से लिख लो, यहाँ पे लिख लो, वहाँ लिख लो, आपको बेनिफिट है। तो आपका देख के लोग ये ना हो कि अपने यहाँ पे रोज़ एक पेन से यहाँ पे एक छोटा सा तिल बना लेकर या मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा भी हो जाता है क्या? सर, जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो आपके पास खुद आएगी। नहीं, पर आजकल तो कहते हैं ना किस्मत बनाई जा सकती है। एक महाशय तो मैंने सुना है वो कहता है अगर आप करोड़पति नहीं है मेरे पास आइए, मैं आपके ऐसी अलाइनमेंट करके दे सकता हूँ कि मैं किसी को भी करोड़पति बना सकता हूँ। सर, वो खुद करोड़पति हैं। वो कहते हैं। वो खुद हैं। हाँ, वो कहते हैं आज से तकरीबन 5-7 साल पहले तक मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा था, लेकिन आज मैं सब कुछ कर्जे उतार चुका हूँ। सर, इसमें ना सिर्फ एक चीज़ काम नहीं करती। हो सकता है उनके नक्षत्रों ने इतना बदलाव कर दिया हो कि वो कर्जे अपने आप ही उतर गए, ठीक है। और उन्होंने माध्यम इसको बना दिया। आप तभी किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के पास जा पाओगे जब आपके नक्षत्र बदलने शुरू होंगे, उससे पहले आप जा ही नहीं पाओगे। हाँ, वही कहते हैं ना, कहते हैं कई बार क्या कि आपको पता होता है कि ये इंसान ये काम करता है, लेकिन आप उसके बाद जाते नहीं। अब जैसे हमारी मुलाकात भी 2.5-3 साल की है, कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, हमें नहीं पता कि आप ये काम करते हो, हमने कभी आपसे पूछा ही नहीं कि सर मेरा ये तिल क्यों है, मैं ऐसी घड़ी क्यों पहनता हूँ। तो मतलब जब तक आपका वो वक्त आया ही नहीं है, वो वक्त आपके लिए रास्ता ही नहीं खोलता। नहीं खुलेगा। बिल्कुल। जब आपका अच्छा वक्त स्टार्ट होना होगा तो कोई ना कोई माध्यम आपके साथ जुड़ जाएगा। राइट। तो मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि किसी झांसे में ना आए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं सबको अच्छा नहीं कहता, मैं सबको बुरा नहीं कहता।
मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि कर्म पे विश्वास रखें, समय अपने आप बदल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म आपके हाथ में है, आप कर्म तो कर सकते हो। अब आपने जैसे बताया, यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया, और वो नंबर लिख के घर में कंबल ओढ़ के सो गया, तो क्या वो काम होगा? तो जो लिखवा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो उनको पता होगा। वो नहीं होगा। ये तिल भी आपके तब काम कर रहे हैं कि आप कर्म कर रहे हैं। अभी आपने ये नाक का तिल बताया, ट्रैवलिंग का, हमने ये सुना है कि किसी के दाएं पाँव के नीचे अगर तिल हो, वो आदमी बहुत घुमक्कड़ होता है। सर वो बिना बात के घूमेगा। तो मतलब घुमक्कड़ होता है वो। हमने ये नहीं कहा कि वो ट्रैवल कर रहा है, हमने कहा वो घुमक्कड़ होता है। वो प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ। अब मेरा जो तिल है, अगर मैं नाक पे तिल की बात करूं, तो ये प्रोडक्टिव, काम के लिए घूमना और लग्जरी के लिए घूमना है। आपने पैर के नीचे के तिल की बात करी, तो वो एक, फिर वो उसका साइज चेक करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन चेक करनी पड़ेगी, वो फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में है, सेंटर में है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। अच्छा, एक हमने ये भी सुना है कि किसी इंसान के कुछ ऐसी जगह पे अगर तिल हो तो वो क्रिमिनल होता है या क्रिमिनल माइंड होता है, ऐसा भी पॉसिबल है? सर देखिए, जब तिल आता है तो अपने साथ पूरी डेस्टिनी बदल के लाता है। राइट। अगर आपका फेट, आपकी डेस्टिनी आपको क्रिमिनल माइंडेड बनाना चाह रही है, या आपके भाग्य में लिखा है कि आपने इस रास्ते पे चल के वहाँ जाना है, अगर हम NH8 पकड़ेंगे तो हम जयपुर जाएंगे, हम ये NH4 पकड़ेंगे तो हम गुड़गांव जाएंगे, कोई रास्ता पकड़ेंगे तभी तो कहीं जाएंगे। तिल एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन पे तभी आता है जब वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रगल लिखा है सिर्फ, तो तिल सिर्फ स्ट्रगल वाली लाइफ जगह पे आएगा। राइट। अगर आपकी डेस्टिनी में मौज लिखी है तो तिल आपके मौज की जगह पे ही आएगा। अब एक ऐसी जगह शरीर की, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वहाँ पे तिल आ जाए तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाएंगे। आपका नंबर अगर गलत हो गया, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएंगे। आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाएंगे। जो स्पेलिंग ठीक करा रहे हैं वो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि हवाबाजी में कोई काम ना करें। सर, तिलों का विजिबल होना भी ज़रूरी है या वो अगर छुपे हुए हैं तब भी काम करते हैं? क्योंकि आजकल क्या है, जैसे आपने भी, मैंने भी, हमने सबने बियर्ड रखी हुई है, और कई बार आपका तिल यहाँ पे होता है, वो बियर्ड के नीचे छुपा हुआ है, तो आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप उसका गैस कर ही नहीं सकते वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। दिखेगा तो आपने बात कर ली है, अगर ये मेरी दाढ़ी थोड़ी यहाँ तक होती, शायद नहीं दिखता, तो आपको नहीं पता चलता। तो तिलों का विजिबल होना ज़रूरी है या वो छुपे हुए भी अपना काम करते रहते हैं? सर विजिबिलिटी के अंदर, नॉन विजिबिलिटी के अंदर तिलों पे कोई फ़र्क नहीं आता। ओके। उसने अपना काम करना ही करना है। एक मैंने और इंटरेस्टिंग सुना है कि किसी अगर कान पे तिल हो, अब वो क्या करता है ये आप ही बताओगे, पर मैंने सुना है कान के ऊपर तिल होना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। कान के अगर इस पोर्शन में नीचे जो ये लटकता हुआ कान है, इसमें अगर कहीं पे तिल है, अगर जेंट्स है तो लेफ्ट साइड, लेडीज़ है तो राइट साइड, दोनों के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए लग्जरी है और किसी के लिए फटीचरपन है। तो ये भी बता दो, लग्जरी किसके लिए और फटीचरपन किसके लिए है? सर देखिए, जेंट्स के लेफ्ट साइड में तिल है। आपने बहुतों को देखा होगा आजकल डायमंड स्टड्स डाल के रखते हैं जेंट्स। हाँ, आजकल कान छिदवाने का फैशन आ गया, फैशन आ गया है कान छिदवाने का, पर्टिकुलर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का। तो वो लग्जरी के लिए है। अगर किसी का ऑलरेडी तिल है तो कान छिदवाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट, मैंने कोई कान नहीं छिदवा रखे, कोई नग नहीं डाल रखे। अगर लेफ्ट पे तिल है तो आपके जेंट्स के, अगर जेंट्स के लेफ्ट पे तिल है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर लेडीज़ के राइट में है तो उसको कुछ करने की जरूरत है। लेडीज तो अदरवाइज भी कान छिदवा के रखती हैं। वैसे छिदवा के रखती हैं। अच्छा सर, कान छिदवाने से बात है, जैसे आपने कहा मेरे को भी शौक चढ़ा था, मैंने कान छिदवाए भी थे, लेकिन पता नहीं मेरे को वो छिदा हुआ कान सूट ही नहीं करा। मैं जब भी उसमें कुछ पहनता हूँ मेरे को मतलब वो इतना पेन करता है मेरे को कि कोई हिसाब नहीं है। मैंने एक ज्वेलर को भी दिखाया कि मेरा शायद छेद गलत हो गया, तो नहीं, छेद भी बिल्कुल सही जगह पे, नस भी गलत नहीं है, लेकिन अब मैं खाली कान है तो मैं जैसे मर्जी कर लूँ, अगर इसमें जिस दिन मैं कुछ पहन लूँगा ये यहाँ पे दर्द करना शुरू कर देगा। अब बात आती है कि आप वो गोल्ड में पहन रहे हैं, मैं कुछ भी पहन लूँ, आप सिल्वर पहन रहे हैं, आप कॉपर में पहन रहे हैं, आप उसमें डायमंड का स्टड पहन रहे हैं, या आप उसके अंदर जरकन पहन रहे हैं। मतलब मेरा ये देखा कि मैं उसमें जो भी पहना, जैसे पहले जब कान छिदते हैं तो उसमें चांदी का ही डाला जाता है कि वो थोड़ी देर उसको शीतल लगता है, लेकिन मैंने जिस दिन से पहना मेरे को वो दर्द ही करता है। मैं निकाल देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ।
और छेद बंद भी नहीं होता। मैंने दोबारा किसी को पूछा, मैं कहा यार कहीं आगे पीछे छेद कर, तो कहते हैं छेद भी बिल्कुल प्रॉपर जगह पे है। अब ये रीज़न मेरे को समझ नहीं आया कि क्या मेरा करण विच्छेदन मेरे लिए सही नहीं है। नहीं सर, देखिए अब इसके अंदर नक्षत्र आ जाते हैं। आपने अगर कोई काम एक गलत नक्षत्र में कर लिया, सफल नहीं होगा। अब ये तो आप छोटा सा कान का छेद बता रहे हैं। लोग गाड़ी ले आते हैं, गाड़ियों के नंबर भी आजकल ऐसे आने लगे, चॉइस के नंबर, उसमें भी लोग ज़ीरो ले लेते हैं। नक्षत्रा वहाँ भी बहुत काम करता है। सर गाड़ी का तो मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल है। मतलब मेरे को नहीं पता था आज से 2 साल पहले तक कि 2 नंबर का 9 नंबर के साथ अलाइनमेंट नहीं है। मैंने लोगों से ये सुना था कि जो 9 नंबर होता है वो कंप्लीट नंबर होता है, अगर गाड़ी पे 9 नंबर हो तो बड़ा अच्छा होता है। मैंने भी शौक चढ़ा, पहली गाड़ी 5,000 रुपये दे के टोटल 9 लिया, क्योंकि उसका मेरा वाइफ के बर्थडे पे लिया था, तो उसका मंथ का बर्थ और उसका डेट ऑफ बर्थ दोनों मिला के 9 बनता था, हमने वो ले लिया। वो गाड़ी एंड में चोरी हुई। उसके बाद तब तक फिर नहीं समझ आया, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर हमने 9 का नंबर ले लिया, तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी स्टेट की है कि वो बन गया, तो हमें फिर वो नंबर मिल गया, हमने फिर ले लिया। वो गाड़ी भी हमने 1.5 साल के बाद देनी पड़ी। फिर तीसरी गाड़ी हमने ली, तो मेरा 2 है, मेरा एक छोटे बेटे का नंबर भी 2 है, मेरी वाइफ का 7 है और बड़े बेटे का 7 है, तो हम दोनों को मिला के 0207 ले लिया कि जी फिर 9 नंबर हो जाएगा। वो भी गाड़ी जाते जाते मतलब ऐसे ऐसे धमाके के साथ गई जिसका कोई हिसाब नहीं हुआ, ठीक है। 3 बार उसका एक्सीडेंट भी हुआ, ठीक है। फिर मेरे को समझ आया 6 महीने पहले किसी ने मेरे को बताया कि 9 नंबर आपके लिए है ही नहीं, और मैं पिछले 7 साल से 9 नंबर वाली गाड़ियाँ चला रहा हूँ। फिर मैंने गाड़ी चेंज करी। अब जो गाड़ी ली मैंने इस बार नंबर अप्लाई नहीं किया, मैं कहा जो मिल जाएगा ठीक है भगवान की दया से। चलो जो भी नंबर मिला वो अच्छा मिला, थोड़ा कुछ चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, तो लगता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें काम करती हैं अगर आप मानो तो। बिल्कुल। अरे सर घूम फिर के फिर बात वही आ जाती है कि घर में 4 लोग हैं, चारों के नंबर अलग अलग हैं, रहना एक परिवार में है, निकाला किसी को नहीं जा सकता, किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, तो उसका इलाज क्या किया जाए? रेमेडीज। अब जैसे हमारे घर में हम 2 बंदे 2 नंबर वाले हैं, 2 बंदे 7 नंबर वाले हैं। 7 का कोई दुश्मन है नहीं, 2 का दुश्मन 9 है। आपके घर में कोई 9 है ही नहीं। 9 है नहीं। 7 वालों के लिए मैं आपको एक चीज़ एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 7 वाले इल्यूजन में रहते हैं, ठीक है। इनको मेडिटेशन कंपल्सरी है। इनके लिए तो जैसे सांस लेना ज़रूरी है वैसे मेडिटेशन ज़रूरी है। इनका इल्यूजन तभी ख़त्म होगा जब ये मेडिटेशन में अपने आप को समर्पित कर देंगे, 7 नंबर वाले पर्टिकुलर। और एक मैंने किसी और से ये भी बात सुनी थी कि 7 नंबर वाले तब तक प्रोटेक्टेड रहते हैं या तब तक ग्रोथ करते रहते हैं जब तक वो किसी ना किसी 2 नंबर के सानिध्य में रहते हैं। क्या ऐसा भी है? सर जैसे मैंने बताया 7 का कोई दुश्मन है नहीं। 2 नंबर मिलके आप, जैसे आपने अभी खुद कहा कि 9 एक कंप्लीट नंबर है, तो 7 और 2 9 हो गया, एक कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 2 नंबर आपको शीतलता दे देगा, 7 नंबर के पास सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो 2 के दिमाग से चल देगा। क्योंकि दिमाग नहीं इसलिए इल्यूजन ज़्यादा है। 4 के पास सिर्फ दिमाग है इसलिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, इसलिए उसको मेडिटेशन बोला जाता है। हर चीज़ अपने आप से जुड़ी है। अगर 4 वाला 7 वाले से शादी कर लेगा तो एक कंप्लीट हो गया, 4 वाला 8 वाले से शादी कर ले तो स्पार्किंग है, बिल्कुल। और 4 वाला 9 से शादी कर ले तो फिर पटाखे हैं। फिर तो पटाखे। अरे सर एक मैं चलते चलते और बात पूछूंगा कि आज की डेट में लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या इसका सिर्फ एक कारण है कि न्यूमरोलॉजी क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, अगर अपने आप नहीं कर सकता तो कैलकुलेटर से कर लेगा, तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में बिठा सकता है, इसलिए हर लोग ना न्यूमरोलॉजी में जाना बड़ा ईजी समझ रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता है, किसी ने कहा यार मैंने भी ना न्यूमरोलॉजी सीख ली। फिर मैं पूछता हूँ भाई तूने न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती है? क्योंकि जब तक तू किसी का ग्रह नक्षत्र नहीं देख पाएगा खाली नंबरों से क्या करेगा? वो कहते हैं नहीं नहीं नंबरों से सब कुछ हो जाता है, अगर नंबरों की कैलकुलेशन हो जाए। तो सर क्या कारण है कि क्योंकि मैथ है, कैलकुलेशन है, हर आदमी कहता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, या एक्चुअल में जिन लोगों को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वो न्यूमरोलॉजी को अब ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी बिना प्रॉपर टाइम के हो नहीं सकती। आप 4 तारीख मई मंथ में 2000 सन 3:17 पे पैदा हुए हैं।
एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ एक रैंडम मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली। 4 तारीख मई का महीना सन 2000 3:18:17 पे आप पैदा हुए हैं। क्या डॉक्टर आपको 3:18:17 बताएगा? आप उस कमरे में नहीं हैं, आप सिजेरियन आए या नॉर्मल डिलीवरी से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस कमरे में नहीं हैं, आपने जैसे ही आपने टाइम नहीं देखा, डॉक्टर टाइम देखने में 20 सेकंड के डिले कर गया, 1 मिनट का डिले कर गया या 2 मिनट का डिले कर गया, जो हो सकता है उसने बाद में देखा या उसकी घड़ी आगे पीछे थी। आपका पूरा नक्षत्र सिस्टम हिल गया। राइट। आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए और आपकी कैलकुलेशन किसी और नक्षत्र में चल रही है। अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि सर देखिए मेरा ना ये ऐसे ऐसे हो रहा है। आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब उसको डंडे पड़ते हैं, उससे पहले वो नहीं पूछता। अच्छे समय में कोई भी नहीं जाता, बुरे में ही जाता है। बुरे में जाते हैं। आपने उसको सिम्टम्स बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है, और वो एस्ट्रोलॉजर कहेगा ये आपके सिम्टम है ही नहीं, ये आपके साथ इस समय पे ये होना चाहिए। अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो वो है जो आपकी चाहे कुंडली कुछ भी कह रही है वो बता देता है कि आपके हिसाब से ये कुंडली, केवल तो ये भी कह देता है कि आपकी कुंडली गलत है। गलत है क्योंकि आपका टाइम गलत है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं आपने जन्म ले लिया तो क्या वो आपका जन्म का समय हो गया? नहीं। क्या आपने सांस लेना शुरू कब करा? जब आपकी एम्पल कॉर्ड काटी गई, जब डॉक्टर ने पट करा तब आपने सांस लेना शुरू करा, वो आपका एक्चुअल जन्म का समय है। उसमें कई बार टाइम निकल जाता है। अब कई लोग मेरे इस बात से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, पर एक्चुअल में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब तक आपका समय सही नहीं है नहीं बता पाएगा। अरे सर चलते चलते हमने पिछले साल में लास्ट एपिसोड में 2026 की प्रेडिक्शंस दी थी कि 2026 एक जनरल सब लोगों के लिए क्या आने वाला। उसमें भी यही बात कही गई थी कि हम एक जनरल नंबर्स के हिसाब से एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो आपका पूरा बर्थ चार्ट देखकर ही बताया जा सकता है। तो सर प्रेडिक्शंस हम ले चुके हैं, हम आपसे सिर्फ प्रिकॉशंस लेना चाहेंगे कि 2026 में 1 से लेकर 9 नंबर वाले जो लोग हैं, क्योंकि सूर्य का साल है, क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनका ये साल जिनका बेटर है वो तो बहुत अच्छा हो जाए और जिनका बेटर नहीं है वो उसको कुछ तरह से बेटर कर पाएँ। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करवाना चाहूँगा कि आजकल रंगों का भी बहुत महत्व है कि लोग कहते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर में पैदा हुए हैं तो आपको ये कलर्स पहनने चाहिए, ये अवॉइड करने चाहिए। तो सर ये 2 सवालों का जवाब आपसे चाहिए। करुण जी आपका सवाल बिल्कुल टू द पॉइंट, और इसका मैं टू द पॉइंट आंसर देता हूं आपको। पहले आप कलर्स का दे सकते हैं, फिर उसके बाद 1 तारीख वाले को वाइट कलर और वाइट फैमिली सूट करेगी, ब्लैक नहीं करता। रेड और ब्लैक अवॉइडेड है। राइट। 2 नंबर के लिए ब्लू और ब्लैक अवॉइडेड है। अगेन वाइट फैमिली और येलो फैमिली उसको सूट करती है। 3 नंबर के लिए रेड, ब्लैक, ब्लू तीनों अवॉइडेड है। 4 नंबर राहु, ब्लू और ब्लैक। अगर मैं पर्टिकुलर 4 नंबर की बात करूं, क्योंकि मेरा खुद का नंबर 4 है, तो जूते इनको ब्लैक नहीं पहनने चाहिए 4 नंबर वालों को। 5 नंबर न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा प्लस माइनस है नहीं, इनके लिए सुटेबल कलर ग्रीन है। 6 नंबर वीनस का बेस्ट कलर ब्लू, अवॉइड के अंदर रेड। 7 नंबर केतु, बहुत ज़्यादा इनके लिए बेस्ट कलर येलो, येलो फैमिली बहुत अच्छी है। और 7 नंबर के लिए अवॉइड के अगर मैं बात करूं तो इनको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि जी शनि का है, ब्लैक पहनिए, शनिदेव महाराज ब्लैक के, बट ब्लैक अवॉइड करना चाहिए इनको। 9 नंबर वालों को रेड सूट करता है, ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। तो सर ब्लैक नंबर कलर पहनेगा कौन? फिर तो ब्लैक सबके लिए अवॉइडेड हो गया और लोगों को ब्लैक का ही ज़्यादा शौक है। ब्लैक आप उतनी देर पहन सकते हो, देखिए 1 नंबर और 4 नंबर को तो ब्लैक बिल्कुल बिल्कुल अवॉइडेड है। ब्लैक आप सिर्फ उतनी देर पहन सकते हो कि आप एक फंक्शन में गए, आए और आपने हैंग कर दिया, दैट्स इट। और अगर मैं तो ये कहूँगा उसमें भी ना पहने तो और भी अच्छा है। ठीक है। और अब सर 1 से लेकर 9 नंबर तक इस साल लोगों को क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि ये वाला साल उनके लिए बेटर रहे? देखिए जो अपनी ग्रोथ चाहते हैं वो किसी भी नंबर के हों, उनको नॉनवेज और ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कहता हूँ, 1 से 9 ये जस्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। अब शराब और नॉनवेज वालों का धंधा बंद करवाओगे, लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद करवाओगे? नहीं सर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सर लोग खाएंगे नहीं तो जाएंगे। आपने नॉनवेज खा के अपने पेट को शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। आप क्या खा रहे हैं? एक मृत प्राणी को खा रहे हैं। प्रभु ने उसमें श्वास दिए थे, आपने उसको काटा और खा लिया। आपने अपने पेट को कब्रिस्तान, शमशान बना लिया।
ठीक है, ये तो सिर्फ जनरल हो गया सबके लिए, इन जनरल इन जनरल हो गया। और 1 से लेकर 9 तक लोगों को क्या अवॉइड करना है इस साल? कुछ और पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से पर्टिकुलर कुछ? सर अगर आप पर्टिकुलर नंबर की बात करें तो 1 वाले अगर सूर्य देवता को उगते सूरज को जल चढ़ाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। सिर्फ एक गिलास जल, पानी का एक गिलास आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस कर सकता है। उगते सूरज को आपने जल चढ़ा दिया, आपके सूर्य देवता बैलेंस हो गए। शिवलिंग पे आपने जल में कच्चा दूध डाल के चढ़ा दिया, आपके चंद्रमा बैलेंस हो गए। 3 नंबर अगेन जल, आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। सूर्य पे तो इस साल सबको जल चढ़ाना चाहिए, उगते सूरज को। राहु, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। 5 नंबर पौधों की सेवा करें। 6 नंबर लग्जरी, अगेन जल है, शिवलिंग पे चढ़ाएं, सूर्य देवता को चढ़ाएं, पौधों की सेवा करें और लग्जरी फिर इनकी देखो आप कहाँ जाती है। 7 नंबर केतु। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सबको शिवलिंग पे तो जल चढ़ाना ही है, सूर्य देवता को और शिवलिंग पे। और फिर आप देखिए कि आप कहाँ, मतलब आपको ये साल कहाँ लेके जाता है। राइट। अब सर इसमें लास्ट एक कन्फ्यूजन और दूर करवाऊंगा। लोग ये कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते या हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, हम तो उठते ही 7 बजे हैं, 8 बजे नहाते हैं, फिर 9 साढ़े 9 बजे जलाभिषेक करते हैं, चाहे वो शिवलिंग का हो चाहे वो सूर्यदेव का हो। अब सूर्यदेव तो सुबह 5:30 6 बजे निकल जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप नहीं भी नहाए हो तब भी जल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ये कहाँ तक सही है? क्या बिना नहाए भी जल दे सकते हैं? या जो लोग लेट उठ रहे हैं जल तो वो भी दे रहे हैं, तो वो बेचारे क्या करें? या किन लोगों की काम इस तरह का है कि उनकी वर्क आवर्स भी सुबह ख़त्म होते हैं? जो बच्चे नाइट शिफ्ट करते हैं उनके वर्क आवर ही सुबह 6:30 7 बजे ख़त्म होता है, वो घर पहुँचते 9 साढ़े 9 बजे, तो वो कैसे जल अभिषेक करेंगे उगते सूरज को? जो बच्चा सुबह 8 बजे घर पहुंचा वो नहाए, जल अभिषेक करे और सो जाए, क्योंकि नींद भी लेनी है शरीर के लिए। अनमैरिड लोग, अनमैरिड बच्चे बिना नहाए जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो सांसारिक जीवन में है वो बिना नहाए जल ना चढ़ाए। देखिए पॉडकास्ट के अंदर रील बना के आप लोगों को बोल दीजिए कि ये काम कर लो, आधा बोला ना आपने, क्योंकि वो रील 3 सेकंड की चली। बिना नहाए सुबह सुबह उठो और बिना नहाए सूर्य देवता को जल चढ़ा दो, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कुंवारे के लिए। वो सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है। राइट, शादीशुदा को तो नहा के ही कर। शादीशुदा को नहा के जल चढ़ाए, क्योंकि वो सांसारिक जीवन में है। कई लोगों की आदत होती है, बॉटल ली, आधा पिया और रख दिया। किसी ने गिलास में जल सर्व करा, पानी सर्व करा, आधा पिया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बॉटल आपने ली है उसको अपने साथ ले जाइए। जो पानी किसी ने आपको सर्व करा है तो वो आप कोशिश कीजिए कि पूरा गिलास वो पानी पीजिए, नहीं तो अपने हाथ से उठा के उसको वॉश बेसिन में डिस्बर्स कर दीजिए। जल कभी भी छोड़ के मत आइए, आपके ग्रह बहुत खराब हो जाएंगे एक आधा गिलास जल छोड़ के आने से। चाहे आप किसी फैमिली में गए हैं, अपने घर पे आप बैठ के पानी पी रहे हैं, रेस्टोरेंट गए हैं, होटल गए हैं, आपको बॉटल में, आपको गिलास में अपना जूठा जल पानी नहीं छोड़ना। ये कहने के लिए बहुत सिंपल बात है, लेकिन आपने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को लगता है हर आदमी कर सकता है। ये एक वो रेमेडी है जो मैं पेड कंसल्टेंसी में भी बहुत कम लोगों को देता हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी एक अल्ट्रेशन और चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि आप पूरा गिलास नहीं पी पाते, नहीं होता, तो अगर किसी पौधे में डाल दिया जाए? नहीं, जूठा नहीं, जूठा नहीं। अगर डिस्पोज ऑफ भी करके आना तो वॉश बेसिन में आप खुद करके आप वॉश बेसिन में अपने हाथ से करके आइए। तो दोस्तों ये थे जितेंद्र मुंजाल जी, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे टिप्स दिए इस साल के लिए, और एक जनरलाइज भी उन्होंने चीज़ें बताई। और जो तिलों की मैंने आपको बात की थी, एक सस्पेंस जो हमने आपके लिए रखा हुआ था वो हमने खोल दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपने नंबर्स के हिसाब से इनसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा। लोकल चंडीगढ़ में ही रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुंजाल जी एक राइट पर्सन है, क्योंकि ये दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स का काम कर रहे हैं और एक जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास पैसा है और वो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुंजाल जी को मिला जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक वन कंप्लीट पैकेज है जो आपको ये भी बता सकता है कि आपको क्या करना है, और अगर आपके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट में हमने 2-3 चीज़ों का फ्लेवर आपको दे दिया और आप सबको ये अच्छा लगेगा। मुंजाल जी थैंक यू वेरी मच सर। हमने मतलब आपसे मांगा तो एक चीज़ के लिए समय था, लेकिन हमने आपसे 3-4 चीज़ें ले ली, तो ये थैंक्स फॉर दैट। आपका और आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद। मैं आपकी एक चीज़ पे कुछ और कहना चाहूँगा।
आपने भी कहा जी दुबई के लिए पैसा चाहिए, तो ये लोगों का भ्रम है कि मेरे पास जब 1 करोड़ के आसपास होगा मैं तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। नहीं, आप 50 लाख से भी दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकते तो अगर आपके पास 50 लाख रुपया भी है तो मुंजाल जी आपको तब भी दुबई में एक अच्छी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बहुत सारी नई चीज़ें देगा। मुंजाल जी, थैंक यू वेरी मच सर। हैं। नमः शिवाय।